नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, या जिसके अंदर बाल विकास आपके पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में है, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको आपका पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेहरबानी करके आप अपना जो पाठ्यक्रम है उसको, अपना सिलेबस है उसको पास में लेकर, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल यूनिट बाय यूनिट और बिल्कुल शुरू से आपको बाल विकास का पाठ्यक्रम पूरा करवाया जा रहा है और उर्दू का पूरा जो उर्दू लैंग्वेज का जो पूरा पाठ्यक्रम है वो हमने पूरा पढ़ लिया है। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी अधिगम की जो दूसरी वाली यूनिट है बाल विकास के अंदर आपके पाठ्यक्रम में, उसके अंदर अधिगम के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम पढ़ रहे थे। और आपको बता दूं दोस्तों, मैं ये जो बाल विकास आपको पढ़ा रहा हूँ ये कम से कम 5 या 6 मनोविज्ञान को पढ़ाने वाले विद्वान हैं हमारे यहाँ राजस्थान के, उन सब का समन्वित रूप में आपको एक साथ एक जगह इकट्ठा करके पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आपने उनसे बारी बारी सबने पढ़ा होगा, लेकिन जैसे उत्कर्ष के जो मलिक सर हैं, अंकित सर हैं, आर.के. वैष्णव सर हैं, आरपीएससी वाले अजय सर हैं और जो अभिज्ञान कोचिंग है जोधपुर की, उनके विद्वान हैं। इन सब का जो बाल विकास का जो डाटा है, जो कंटेंट है, वो मैं आपको एक जगह करके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको। और अगर आपने जैसे मान लो कि एक विद्वान से पढ़ा है, दूसरे से नहीं पढ़ा है, तो आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका इस टॉपिक से संबंधित जो भी कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आज हमारी क्लास है इवान पी पेट्रोविच। आज हमारी जो क्लास है दोस्तों, अधिगम का जो सिद्धांत है, इवान पेट्रोविच पावलाव ने जिसके सिद्धांत का नाम है दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को समझने से पहले, यानी कि जो पावलाव का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अगर आपको अच्छे से समझना है तो इससे पहले जो मैंने कल एक क्लास अपलोड की थी, इसके सिद्धांत में जो अपने स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, CR और CS, इस तरह की जितनी भी शब्दावली है इस सिद्धांत को लेकर, उसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर आप एक बार मेहरबानी करके उस वीडियो को देख लेंगे, सिर्फ 12 मिनट का वीडियो है, तो आपको ये सिद्धांत सिर्फ एक बार देखना है, बिल्कुल आसानी से पूरा सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सिद्धांत, आज जिस सिद्धांत का नाम है अधिगम के सिद्धांत को लेकर हम पढ़ रहे हैं, पावलाव का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का नाम है दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और ये कहाँ के रहने वाले थे पावलाव? ये सोवियत संघ रूस के निवासी थे और सेना के अंदर ये शल्य चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। 1904 ईस्वी में दोस्तों ये पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया। इसी पाचन क्रिया पर शोध करके एक कुत्ते पर प्रयोग किया और निकाला कि कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है तब उसकी लार में वृद्धि होती है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तब उसकी लार में वृद्धि होती है। और 1904 ईस्वी में इसी पाचन क्रिया पर शोध के लिए आपको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये आपको ये सीधा पूछ सकते हैं फैक्ट के रूप में कि पावलाव को जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो कब किया गया था? 1904 में। और किसके लिए किया था? पाचन क्रिया पर शोध के लिए। ये दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब दोस्तों, इस सिद्धांत के उपनाम क्या क्या हैं? इस सिद्धांत के अगर उपनाम देखें तो इस सिद्धांत का उपनाम है CR का सिद्धांत, यानी कि कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, और शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, और क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, संबंध या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या S टाइप सिद्धांत। दोस्तों, इनके सिद्धांत के इस उपनाम को समझने के लिए हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, ये पावलाव ने जब कुत्ते पर प्रयोग किया था उस समय मूल रूप से उसे किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित करने के लिए किया था, और उस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुकूलित करने के लिए उसने उस कुत्ते के साथ में 3 चरणों में उसके साथ प्रयोग किया था। यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में तो हर इंसान के ऊपर प्रभाव बराबर पड़ता है, लेकिन जब अस्वाभाविक उद्दीपक होता है उसके ऊपर प्रभाव सिर्फ उसी व्यक्ति पर पड़ेगा, उसी प्राणी पर पड़ेगा जब उसने उसके साथ अनुकूलन किया हो। तो इसके 3 चरण हैं जिसको एक एक करके हम समझते हैं। एक कथन है, ये ध्यान रखना दोस्तों, जब किसी परिस्थिति या सिचुएशन के साथ किसी अनुक्रिया या रेस्पॉन्स को जिनका आपस में पहले से कोई संबंध नहीं है और संबंधित किया जाता है तो उसे अनुकूलन या अनुबंधन कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि आपने देखा होगा इस सिद्धांत के अंदर कुत्ते को
भोजन से पहले एक घंटी बजाई जाती है, तो इस घंटी के साथ में जब अनुकूलित किया जाता है तो इसे अनुबंधन कहते हैं। वातावरण में बहुत से उत्तेजक या स्टिमुलस हैं। उत्तेजक को इंग्लिश में स्टिमुलस बोलते हैं। किसी भी उत्तेजक के सामने आने पर व्यक्ति के सामान्य रूप से कोई अमुक उत्तेजना उत्पन्न होती है और परिणाम स्वरूप किसी अमुक प्रकार की प्रतिक्रिया भी होती है। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी स्वाभाविक उत्तेजनाएं और प्रतिक्रियाएं वातावरण के अस्वाभाविक उत्तेजकों से संबंधित हो जाती है। इस प्रकार जब कुछ समय के बाद मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं वातावरण के उत्तेजकों से अस्वाभाविक रूप से संबंधित हो जाती है, तो इस प्रकार के सीखने को हम अनुकूलन के द्वारा सीखना या लर्निंग बाय कंडीशनिंग कहते हैं। इस सिद्धांत में ये भी ध्यान रखना दोस्तों, इस सिद्धांत में केवल उद्दीपक है, अनुक्रिया नहीं है। अनुक्रिया इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कुत्ता जो है वो निष्क्रिय बंधा हुआ है, यानी कि क्रियाशील नहीं है। इससे पहले जो हमने थोर्नडाइक का सिद्धांत देखा था दोस्तों, उसमें उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों है, और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध बनता है, अनुबंधन होता है, वही थोर्नडाइक का सिद्धांत था। लेकिन इस सिद्धांत के अंदर सिर्फ उद्दीपक है, कुत्ता जो है वो निष्कर्ष बंधा हुआ है। अब इसके प्रयोग क्या क्या है इसको ध्यान से समझना है दोस्तों हमें। सबसे पहले जो पहला प्रयोग करता है पावलोव, पहले चरण में वो क्या करता है, उस कुत्ते को अनुकूलन करने से पहले, अनुकूलन होने से पहले उस कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है, और उस भोजन को देखते ही जो कुत्ता निष्क्रिय होकर बंधा हुआ है, इस भोजन को देखते ही इसके मुंह में लार आती है। और दोस्तों ये भोजन जो है, ये भोजन जो है वो क्या है, यूसीएस है। यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक है या स्वाभाविक उद्दीपक है। और जाहिर सी बात है कि स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। भाई भोजन को देखकर कोई भी सामान्य प्राणी होगा, उसको उसके मुंह में लार आएगी, निश्चित है ये तो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो पहला प्रयोग है, इसके अंदर जो स्वाभाविक उद्दीपक कोई भी होता है, जिसका मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्वाभाविक उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक या अनानुबंधित उद्दीपक, ये सब क्या है दोस्तों, इसको लेकर मैं यही बता चुका हूँ आपको कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो भी क्रिया की जाती है वो स्वाभाविक अनुक्रिया की जाती है। तो यहाँ पहले प्रयोग के अंदर उस कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है, तो सामान्य तौर पर उस कुत्ते के मुँह से लार आनी शुरू हो जाती है। ये तो इसका सामान्य प्रयोग था स्वाभाविक उद्दीपक के तौर पर। यहाँ पर नोट लगाकर देखना, स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है हमेशा, ध्यान रखना। फर्स्ट चरण में कोई अधिगम नहीं हो रहा है, क्योंकि भोजन या मिठाई को देखकर लार तो आएगी आएगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर देखो, अधिगम करवाने का ही तो मकसद है पावलोव का। पावलोव यही तो चाहता है कि अधिगम करे, और अधिगम को करवाने के लिए वो उस घंटी के साथ में अनुकूलित करेगा उसको। लेकिन यहाँ पहले प्रयोग के अंदर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है अधिगम नहीं हो रहा है, और वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भोजन को देखकर किसी भी प्राणी के मुंह में ये स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक अनुक्रिया है कि लार तो आएगी आएगी। समझ गए दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो पहला प्रयोग है, आप उसको इस तरीके से दिमाग में रखो कि पहले चरण में सिर्फ पावलोव ने कुत्ते को बांध कर और उसे दिखाते हुए भोजन रखा, कुत्ते को बांध दिया और फिर उसको दिखाते हुए भोजन रखा, और भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, और जिसके प्रभाव से कुत्ते के लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया शुरू हो गई, और इसमें अधिगम कहाँ हो रहा है। और जब दूसरा चरण शुरू होता है, दूसरे चरण में जब पावलोव प्रयोग करते हैं, तो ये अनुकूलन पैदा करने के दौरान, ये अनुकूलन पैदा करने के दौरान क्या क्या क्रिया होती है देखो दोस्तों। सबसे पहले पावलोव क्या करता है, एक घंटी बजाता है, और यहाँ पर जो घंटी है वो CS है, मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, जिसको आप कृत्रिम उद्दीपक या अस्वाभाविक उद्दीपक कह सकते हैं। और इस घंटी के बजाने के बाद में फिर पावलोव उस कुत्ते को भोजन दिखाता है, और भोजन यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक है। और जब घंटी की यहाँ पर जो प्रस्तुत करता है, घंटी के जस्ट बाद में जब भोजन प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर इस कुत्ते के मुँह से लार आनी प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर इस कुत्ते को ये घंटी से कोई मतलब नहीं है। इस कुत्ते के सामने दोस्तों यहाँ पर इस घंटी का एक बार बजाई और फिर भोजन प्रस्तुत कर दिया दूसरे चरण में अनुकूलन पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर भी इस कुत्ते को इस घंटी को देखकर कोई अनुक्रिया नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ वही भोजन को देखकर उसके मुंह से लार आई। तो यहाँ पर ये लार इसलिए इसके साथ बंधी हुई है, इसलिए ये लार जो है वो अनानुबंधित अनुक्रिया है, यानी कि ये लार सिर्फ भोजन के कारण ही आई है, ना कि घंटी के कारण। ठीक है दोस्तों।
यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना है कि अनुकूलन पैदा करने के लिए पावलोव ने कुत्ते को एक स्टैंड से बांध दिया था। इस कुत्ते को एक स्टैंड से बांध दिया था और सबसे पहले आते ही क्या किया, उसने घंटी बजाई। और घंटी यहाँ पर क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक या कृत्रिम उद्दीपक है। और उसके तुरंत बाद में उसने क्या कर दिया दोस्तों, उस कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत कर दिया। और अधिकतम, इसमें ये ध्यान रखना दोस्तों, अधिकतम अंतराल जो है वो 5 सेकंड का है। यहाँ पर 5 सेकंड के अंतराल पर ही भोजन प्रस्तुत किया है यहाँ पर। तो भोजन तो आपको पता है स्वाभाविक उद्दीपक है। तो प्रारंभ में कुत्ते ने घंटी की आवाज़ से कोई अनुक्रिया नहीं की, यहाँ पर कोई अनुक्रिया नहीं की, परंतु भोजन को देखते ही उसके मुंह में लार आने लगी। तो पावलोव ने इस प्रयोग को कई दिनों तक दोहराया और कुछ दिनों बाद इस प्रयोग को, घंटी बजाई फिर भोजन रखा, घंटी बजाई फिर भोजन रखा, इस प्रयोग को कई दिनों तक दोहराया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसने ये महसूस किया कि बिना भोजन को देख के ही घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी थी। अर्थात वह घंटी के साथ अनुकूलित हो चुका था। जो कुत्ता था वो घंटी के साथ अनुकूलित हो चुका था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि बिना भोजन को देख के ही केवल घंटी से ही लार आने का सिलसिला शुरू हो गया। ये किस चरण की बात है दोस्तों, दूसरे चरण की बात है। यानी कि पावलोव के अनुसार जब भी किसी प्राणी को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित करना होता है तो पहले अस्वाभाविक उद्दीपक और उसके बाद में स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पर देखो, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी। अगर आप यहाँ पर इस कुत्ते को अनुकूलित करवाना चाहोगे तो उसके लिए आपको ये शर्त ज़रूरी है कि इस अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद में जस्ट आपका स्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए। और लगातार आप प्रयास करते रहो और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लगातार प्रयोग करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कुत्ता जो है वो अपने इस अस्वाभाविक उद्दीपक को देखते ही उसके मुंह से लार आने लगेगी। और यहाँ पर जो ये टाइम है दोस्तों, दोनों के बीच में अंतराल का, घंटी और भोजन का, ये 5 सेकंड का ही हो सकता है। समझ गए दोस्तों। अब तीसरा चरण समझते हैं। तीसरा चरण जो कि अंतिम चरण है, यहाँ पर दोस्तों इसने क्या किया, इसी कड़ी के अंदर उसने क्या किया, पहले कुत्ते के सामने अब उसने क्या किया, सिर्फ भोजन को रखा, भोजन को हटाकर और घंटी के रूप में उसने घंटी बजाई तीसरे चरण में, जो कि अंतिम चरण माना जाता है। और ये उसने कब किया दोस्तों, जब कुत्ता इस घंटी के साथ में अनुकूलन करना सीख गया था। तो यहाँ पर दोस्तों ये जैसे ही उसने घंटी बजाई, पावलोव ने घंटी बजाई, घंटी क्या है, कृत्रिम उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो यहाँ इस घंटी की आवाज़ को सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार आने लग गई। इसलिए यहाँ पर ये सीआर है। ये लार दोस्तों अनुबंधित है, यानी कि ये घंटी के पीछे बंधी हुई है, ये अनुबंधित है, इसकी लार घंटी के पीछे बंधी हुई है और ये अनुबंधित अनुक्रिया है, इसलिए ये अस्वाभाविक अनुक्रिया है। कहने का मतलब दोस्तों, ये लार जो होती है, एक तो अगर स्वाभाविक यहाँ पर भोजन होता, स्वाभाविक उद्दीपक होता तो स्वाभाविक अनुक्रिया करता, लेकिन यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपक है जिसके साथ में उसने अनुकूलन कर लिया है, तो यहाँ पर अस्वाभाविक अनुक्रिया ही तो करेगा यहाँ पर। यानी कि अगर हम निष्कर्ष देखो दोस्तों कि स्वाभाविक उद्दीपक होगा, भोजन जैसे स्वाभाविक उद्दीपक है, और जो भोजन को देखकर जो लार आएगी वो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, और घंटी जो है वो यहाँ पर अस्वाभाविक अनुक्रिया है। अगर यहाँ पर हम भोजन को अनानुबंधित उद्दीपक माने तो अनानुबंधित अनुक्रिया होगी इस भोजन के प्रति और अप्राकृतिक अनुक्रिया होगी। और अगर भोजन को हम जिसे घंटी कैसे अपने प्राकृतिक उद्दीपक मानते हैं तो इस प्राकृतिक उद्दीपक के बीच उद्दीपक के लिए जो लार आएगी वो प्राकृतिक अनुक्रिया आएगी और जो अनुबंधित अनुक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इस तीसरे चरण के अंदर आप यूँ समझो कि जब पावलोव ने अंतिम चरण में प्रयोग करते हुए कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत नहीं किया था और सिर्फ केवल घंटी बजाई थी, आपको ध्यान से समझना है, इस तीसरे चरण के अंदर सिर्फ घंटी बजाई थी, भोजन प्रस्तुत नहीं किया था, फिर भी केवल घंटी को देखकर उस कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। अर्थात अनुकूलन के कारण अस्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी थी यहाँ पर, क्योंकि उसने अनुकूलन कर लिया था इस घंटी के लिए। और घंटी क्या है यहाँ पर, अस्वाभाविक उद्दीपक। अब अस्वाभाविक उद्दीपक से उसने अस्वाभाविक अनुक्रिया की, तभी तो इसके साथ अनुकूलन हुआ।
पावलोव ने जब दोस्तों अपने प्रयोग के अंतिम चरण को पूरा करते हुए ये निष्कर्ष दिया था, ध्यान से समझना, इस तीसरे प्रयोग को करने के बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि जब भी किसी प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाए, अस्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पे क्या है, घंटी है, उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाए तो उसका प्रभाव भी प्राणी पर स्वाभाविक उद्दीपक की तरह आने लगेगा तथा इस प्रकार की क्रिया व्यक्ति के कार्यों में सरलता पैदा करती है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि भाई मैंने जो अभी इससे पहले वाला वीडियो था उसमें बताया था ना कि भाई पहले एक चौराहे पर ट्रैफिक करो, जैसे मान लो कि ट्रैफिक पुलिस को देखते ही अगर आप सभी रुक जाते हो तो ये आपका स्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन लाल बत्ती होती है, उसको जो शहर में रहने वाला लोग है वो उसके लिए, वो तो उसके साथ अनुकूलन कर चुका है तो वो उसके लिए अस्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन जो ग्रामीण वाला व्यक्ति है उसने उसके साथ अनुकूलन नहीं किया, उसको पता नहीं है कि घंटी की जो लाल बत्ती जगती है तो कहाँ रुकना है, कितना रुकना है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों इसके अगर उपनाम को अगर मैं आपके साथ में इसका वर्णन करूं, आपके समझाऊं उपनाम को, तो जैसे यहाँ पर CR सिद्धांत, CR का मतलब कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, तो आपने देखा होगा दोस्तों जो कंडीशनल स्टिमुलस है घंटी, तो इसको देखकर उस कुत्ते के लार इसको अनुकूलित करवाया गया इस घंटी के लिए। तो ये जो अनुक्रिया कर रहा है ये कौन सी है दोस्तों, CR ही तो कर रहा है, इसलिए इसको कंडीशनल थ्योरी कहते हैं। अब शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन इसलिए कहते हैं दोस्तों, देखो कि जैसे ही गाने की धुन बजाई जाती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने आप खुद अपने ऊपर लेके देखो, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन ये होता है जैसे आपने कोई गाना सुना है और बहुत पसंद था आपको गाना, और उस गाने को आपने सुने हुए काफ़ी टाइम हो गया, और जैसे ही वो एक बार अचानक अगर आपके साथ कहीं पे भी आप जा रहे हो या खड़े हो, वहाँ पर अगर वो गाना बजता है और जो आपका फेवरेट है तो आप उस गाने को गुनगुनाने लगते हो, तो यहाँ पर ये शास्त्रीय अनुबंधन होता है। यानी कि आप उस गाने के साथ बंधे हुए हो, अनुकूलित हो गए हो आप उस गाने के साथ में, क्योंकि आपने ये गाना पहले कहीं सुन रखा है, आप अनुकूलन कर चुके हो उस गाने के साथ में। ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से जैसे आपको अनुकूलित अनुक्रिया, इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया भी कहते हैं, यानी कि CS के कारण CS के कारण CR का होना एक प्रकार से अनुकूलित अनुक्रिया को दर्शाता है। यानी यहाँ पर कुत्ते का जो व्यवहार है दोस्तों वो अनुकूलन के कारण ही तो किया जा रहा है। भाई क्रिया किसके प्रति कर रहा है, वो अनुकूलित होने के लिए। ठीक है दोस्तों। और S टाइप थ्योरी इसलिए बोलते हैं दोस्तों, इसमें मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें सिर्फ स्टिमुलस, इसमें सिर्फ यानी कि इस सिद्धांत में दोस्तों सिर्फ स्टिमुलस है, अनुक्रिया नहीं है। अनुक्रिया इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो कुत्ता है वो बंधा हुआ है, इसलिए वो निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए ये S टाइप थ्योरी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस सिद्धांत को लेकर। इस सिद्धांत के अंदर अनुबंधन की कुछ शर्तें हैं दोस्तों। अनुबंधन की शर्तें क्या हैं, जैसे UCS भोजन और CS मतलब घंटी को प्रस्तुत करने का जो निश्चित क्रम है वो क्या होना चाहिए, पहले घंटी फिर भोजन और फिर जाहिर सी बात है कि लार आएगी। इसका जो निश्चित क्रम है वो यही रहना चाहिए दोस्तों, पहले घंटी बजानी चाहिए फिर भोजन प्रस्तुत करनी चाहिए, और इसका जो आदर्श समय माना जाता है वो कम से कम 3 सेकंड और अधिकतम 5 सेकंड। ठीक है दोस्तों। यानी कि UCS को CS से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, UCS को CS से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, तभी अनुबंधन होगा। और प्लस ये भी ध्यान रखना, कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए और अनुबंधन की दशाएं अनुकूल हो। नोट लगाकर ये बात और ध्यान रखना, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया बराबर प्रतिक्रिया या अनुकूलित प्रतिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो UCR है, UCS है, इसको CS से ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। प्लस जब आप ये प्रयोग कर रहे हो तो उस टाइम कोई बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए, कोई आवाज़ वगैरह, भीड़ भाड़ वगैरह इस तरीके का कोई साउंड वगैरह नहीं होना चाहिए। और जब आप ये प्रयोग कर रहे हो तो सारी दशाएं, जो अनुबंधन की दशाएं हैं, वो इसके अनुकूल होनी चाहिए। ये अनुबंधन की शर्त थी। अनुबंधन का नियम इसका आप यूँ समझो दोस्तों, उत्तेजना मतलब CS प्लस UCS को बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी में उत्तेजना उत्पन्न होती है। अगर आप लगातार देखो, जैसे भोजन प्रस्तुत कर रहे हो तो भोजन को देखकर कुत्ते के लार आएगी,
फिर आप घंटी बजाओगे, फिर भोजन प्रस्तुत करोगे तो इसको देखकर कुत्ते को लार आएगी। और फिर आप सिर्फ कंटिन्यू लगातार इस दूसरे वाले प्रयोग को करते हो, इस वाले को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ आपके घंटी बजाते ही उस कुत्ते के मुंह से लार आ जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों उत्तेजना। और दूसरा जो नियम है वो है विलोपन का नियम। दोस्तों इससे कई बार सवाल पुटअप होता है। विलोपन को आप समझो कि जैसे जैसे उत्तेजना कम होती जाएगी अनुबंधन भी कम होता जाएगा। जैसे आपने भोजन रखा तो कुत्ते के मुंह से लार आई, घंटी बजाई, भोजन रखा, कुत्ते के मुंह से लार आई। लेकिन 2-3 बार जब आपने इस प्रयोग को किया और फिर आपने लगातार सिर्फ घंटी बजाई तो एक बार तो कुत्ते के लार आई, फिर घंटी बजाई, फिर लार आई। लेकिन 4-5 बार अगर आप सिंगल घंटी बजाओगे लगातार और फिर भोजन प्रस्तुत नहीं करोगे तो वहाँ पर उसकी जो उत्तेजना है उसका विलोपन हो जाएगा, यहाँ पर नोट लगाकर इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह से लार नहीं निकल रही है तो इस प्रक्रिया को हम विलोपन कहते हैं। और अनुबंधन करने के बाद यानी घंटी बजाने के बाद भोजन प्रस्तुत नहीं करता है तो ये प्रक्रिया विलोपन कहलाती है। ठीक है दोस्तों। उद्दीपक, उत्तेजक या सामान्यीकरण, यानी कि जब भी प्राणी के समक्ष दो लगभग समान और मिलते जुलते उद्दीपक प्रस्तुत किए जाने पर प्राणी द्वारा दोनों के प्रति एक समान अनुक्रिया प्रकट की जाती है। कहने का मतलब जब भी आप प्रयोग करो तो वहाँ उस प्रयोग करते वक्त दो तरह के उद्दीपक जिनकी वॉइस जो समान है, जैसे घंटी के स्थान पर अगर सीटी बजाने पर भी कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी, तो ये दो तरीके से आप अगर देखोगे तो उत्तेजक या उद्दीपक अगर दो लगभग समान और मिलते जुलते प्रस्तुत किए जाएंगे तो प्राणी के द्वारा दोनों के प्रति समान अनुक्रिया प्रकट की जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों उद्दीपक विभेदन, यानी कि जब प्राणी CS मतलब घंटी या इससे मिलते जुलते उद्दीपकों में अंतर करना सीख जाता है तो उससे उद्दीपक विभेदन कहा जाता है। विभेदन से आप विभेद करना सीख जाता है, यानी कि जब घंटी के अलावा कोई अगर आप दूसरी आवाज़ कुत्ते के सामने पेश करोगे तो वो उसको तुरंत पहचान जाएगा और आगे कोई अनुक्रिया नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है बाह्य अवरोधन या व्यवधान या सामान्यीकरण। यदि उद्दीपक और अनुक्रिया के दौरान बाह्य व्यवधान जैसे शोरगुल या विभिन्न आवाज़ें हो या आंतरिक व्यवधान जैसे चिंता, तनाव, दबाव आदि उपस्थित हो तो अधिगम बाधित हो जाता है एवं प्राणी द्वारा अनुक्रिया का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। फिर आता है दोस्तों अगला कालिक क्रम, यानी कि जो समय चक्कर है। जब कुत्ते के सामने अगर आप भोजन प्रस्तुत कर रहे हो तो उद्दीपक को प्रस्तुत करने का जो सही क्रम है दोस्तों वो यही होना चाहिए, जैसे पहले घंटी, फिर भोजन, और उसके इस घंटी और इस भोजन के बीच में जो आदर्श समय है वो 3 से 5 सेकंड ही होना चाहिए, तभी वो कुत्ता इसके प्रति उत्तेजक होगा और अनुक्रिया करेगा। अब शैक्षिक उपयोगिता की दृष्टि से अगर इस सिद्धांत को देखें क्या महत्व है, तो विद्यार्थियों को जब भी पढ़ाया जाए हमेशा विषय वस्तु से अनुबंधन करके पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कैसे कबूतर, A फॉर एप्पल, तो यहाँ पर अनुबंधन करके पढ़ाया जा रहा है, अनुकूलित करके पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए शैक्षिक उपयोगिता में इस सिद्धांत का बहुत महत्व है। इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों में भय, घृणा आदि को अनुबंधन के द्वारा दूर किया जा सकता है, क्योंकि बालकों में प्रेम, घृणा, भय तथा इसी प्रकार की बहुत सी अन्य बातों का कारण जो है वो अनुकूलन है। ठीक है दोस्तों। और बालकों में सर्वदर्शीय साधनों के प्रयोग से शुद्ध उच्चारण और ध्वनि विन्यास आदि के विकास में ये सहायक है ये सिद्धांत, क्योंकि आप अगर उस बच्चे को सर्वदर्शी सामग्री के साधनों को प्रयोग करोगे लगातार तो उससे बालकों की जो उच्चारण शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं लगातार आप प्रयोग करते जाओगे तो उसमें जाहिर सी बात है सुधार होगा। पशुओं के जो प्रशिक्षण में है, पशुओं के प्रशिक्षण में भी ये सिद्धांत सहायक सिद्ध होता है और अनुशासन में भी सहायक होता है। अनुकूलन की सहायता से बालकों में अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। अगर हम दोष को देखें तो यांत्रिक शिक्षण में वृद्धि होती है, अवबोध की उपेक्षा होती है इसमें, और परंपरागत और अमनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है इस सिद्धांत को, और अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसमें स्थायी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। नोट लगाकर अंत में एक बात लिखना दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में संकेत अधिगम के लिए पावलोव का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। संकेत अधिगम के लिए पावलोव का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस सिद्धांत के बेस पर किया जाता है?
पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत पर। तो दोस्तों आज ये हमारा पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था, अधिगम को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों, और बहुत यानी कि देख लो 70% बच्चों के इस सिद्धांत को लेकर ये CR, CS, UCR इनको लेकर बहुत कन्फ्यूज़ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको काफ़ी हद तक इसको समझाने में कामयाब हुआ हूँ। अगर आपको वास्तव में मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय मशवरा ज़रूर दें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं आप क्लास को लेकर या टॉपिक को लेकर तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। और आपको बता दूं दोस्तों, इन सिद्धांतों को लेकर जैसे ही अपनी ये यूनिट पूरी हो जाएगी, मैं 3 पार्टों में इसका मॉडल पेपर डालूंगा। पहले पार्ट में जो आए हुए सवाल हैं उनको हम हल करेंगे, दूसरे जो मॉडल पेपर हैं उसको हल करेंगे, और तीसरा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार जो आने की संभावना है इस यूनिट में से, उसको हम हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को यूँ ही देखते रहें, क्लास को देखते रहें, और लगातार यूँ ही अपने इस चैनल पर बने रहें, और मेहरबानी करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।